ये पब्लिक ओरिजिनल थी, ओरिजिनल पब्लिक थी। अगर हम अमानतुल्लाह की बात करें तो काफी बौखलाए हुए हैं, तरह तरह के बयान दे रहे हैं। मैंने बीजेपी के उम्मीदवार का भी इंटरव्यू किया, वो भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अरीबा खान की बात करें तो वो सिर्फ विकास की बात कर रही हैं। देखिए, अरीबा वाहिद ऐसी एक कैंडिडेट है जो किसी से डरा के वोट नहीं ले रही। कटोगे तो कटोगे। इसी तरह ओवैसी साहब भी यही अल्फाज रिपीट मुसलमानों में कर रहे हैं। और अमानतुल्लाह तो खुलेआम कह रहे हैं, मुझे वोट दे दो, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। आपने यहाँ की जमीन को खूब अच्छे से समझा, कई बार आपने चुनाव लड़ा और लड़ाया है। जिस तरीके से तीन उम्मीदवार हैं, एमआईएम के हों या अरीबा खान हो या अमानतुल्लाह खान हो, कहीं ऐसा ना हो कि तीनों में वोट बढ़ जाए और बीजेपी जीत जाए, ऐसा कुछ लग रहा है? सवाल ही नहीं। आप जैसे मोदी की वेव चली, अंधे लूड़े लगड़े सब एमपी बन गए। इसी तरह से केजरीवाल की चली, अमानतुल्लाह को पहली बार नानी याद आ रही है। जैसे ही अरीबा को इलेक्शन टिकट डिक्लेयर हुआ तो ये मान लिया गया कि अरीबा एक अच्छा कैंडिडेट साबित होंगी कांग्रेस के लिए। और 3 दिन के लिए तमाम मीडिया ने और यहाँ के लोगों ने ट्रायंगुलर फाइट कर ली। और हम वाहिद ऐसे एक अरीबा कैंडिडेट है जो दिन बे दिन स्टेप बाय स्टेप इलेक्शन ऊपर को जा रहा है। और कल राहुल जी आए थे तो जबरदस्त जबरदस्त ओखला की तारीख में इस तरह का प्रोग्राम नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ बड़ा थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, अनऑथराइज एरिया है, जगहों की ग्राउंड्स की कमी है। तो जो भी बेहतर हमें ग्राउंड नजर आया उसमें हमने प्रोग्राम किया। लेकिन एलआईयू की भी ये रिपोर्ट थी कि शायद 25,000 लोग उन्होंने भी माने हैं, जो ऊपर हायर अथॉरिटीज को बताते हैं कि इतने लोग वहां मौजूद थे आसपास सराउंडिंग में। लेकिन राहुल गांधी की रैली में जैसे जितनी भीड़ जमा हुई, जन सैलाब वहां उमड़ा, उसको देखकर आपके अंदर कितना उत्साह है? देखिए, तो ऑब्वियस है, उत्साह तो होना ही होना है। कांग्रेसियों में उत्साह तो होना ही होना है। जो रेस्पॉन्स पब्लिक की तरफ से राहुल जी को मिलना चाहिए था, उससे हमें इतनी शायद इतनी इस हद ये तो उम्मीद थी कि पब्लिक राहुल जी को खासतौर से नौजवान पसंद करते हैं, लेकिन उससे उम्मीद से ज्यादा लोग उनको सुनने आए। और ये पब्लिक ओरिजिनल थी, ओरिजिनल पब्लिक थी। ना कहीं से ढोके लाई गई थी, ना कहीं से झुकी क्लस्टर की पब्लिक लाई गई थी। जो खुद चलकर आया, जो पहुंच सका। मेरी नॉलेज में ऐसे जन दसियों हजार तो ऐसे लोग रह गए जो वहां तो बहुत दूर तक उन्हें मैसेज ये मिला कि कहीं जगह नहीं है, अंदर घुस ही नहीं पाएंगे, तो रास्तों से भी वापस हो गए। तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला और राहुल जी को लोग देखना भी चाहते थे, सुनना भी चाहते थे, क्योंकि बहुत युवा जो हैं वो आज राहुल की गांधी की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ को देख रहे हैं कि एक चमत्कारी नेता के तौर पर वो उभरे हैं। चाहे बीजेपी ने उन पे कोई भी एलिगेशन लगाए हों, लेकिन आज भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो एक चमत्कारी नेता के तौर पे उभरे हैं। अगर हम अमानतुल्लाह की बात करें तो काफी बौखलाए हुए हैं, तरह तरह के बयान दे रहे हैं। मैंने बीजेपी के उम्मीदवार का भी इंटरव्यू किया, वो भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अरीबा खान की बात करें तो वो सिर्फ विकास की बात कर रही हैं। इसके पीछे क्या इसका फायदा आपको मिलने जा रहा है? देखिए, हम हमारा ये कहना है कि अरीबा से ये पूछता है मीडिया, मैं अरीबा के ही अल्फाज आपको रिपीट कर रहा हूँ। अरीबा से पूछा कि भाई आपका मुकाबला किससे है? अरीबा ने कहा, मैं मुकाबले के लिए नहीं लड़ रही, मुझे ऊपर वाले ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, मैं चुनकर आती हूँ तो मैं लोगों की खिदमत करूंगी, रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं उनको हल करने की कोशिश करूंगी। मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रही हूँ। मैं किसी से मुकाबले का क्या मतलब है? कोई यहाँ कोई दंगल कोई हो रहा है ना? ये तो एक एक चुन आप यहाँ की पब्लिक अपना एक नुमाइंदा चुनेगी जिस पे भी यकीन करेगी, है ना? अरीबा के ये अल्फाज थे जो मैंने भी कई जगह रिपीट मुझे करने पड़ गए। देखिए, अरीबा वाहिद ऐसी एक कैंडिडेट है जो किसी से डरा के वोट नहीं ले रही, है ना? अरीबा सीधी सीधी कह रही है कि मैं एक मजबूत लीडर आपका बनना चाहती हूँ, मैं आपको न डराऊंगी और ना आपको डरना चाहिए। और हमारा काम है, पहली काम है हमारा कि जो भी चुना हुआ नुमाइंदा होता है वो रोजमर्रा की जो परेशानियां होती हैं, सीवेज है, पीने का पानी है, सड़कें बेहतर हों, स्कूल हों, हॉस्पिटल हों, बिजली के मामले हैं, बहुत से हैं, वो आप उम्मीद करते हैं, है ना? और वो मैं आपसे कमिटमेंट कर रही हूँ कि उसमें मैं कहीं पे भी बैकफुट पे नहीं आऊंगी। ये अरीबा के अल्फाज हैं, वो यहाँ नहीं है इसलिए मुझे रिपीट करने पड़ रहे हैं। लेकिन बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो किसी ना किसी से डर रहा के, है ना? अब बीजेपी वाले हैं
वो कह रहे हैं एक हो जाओ नहीं तो कटोगे, अगर बटोगे तो कटोगे। इसी तरह ओवैसी साहब भी यही अल्फाज रिपीट मुसलमानों में कर रहे हैं। और अमानतुल्लाह तो खुलेआम कह रहे हैं मुझे वोट दे दो नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी, मुझे वोट दे दो। अमानतुल्लाह को तो खास तौर से जो 10 साल वो एमएलए रहे हैं, उन्होंने अगर एरिया में कुछ फैसिलिटीज लोगों को मुहैया कराई हैं या डेवलपमेंट किया, उन्हें उस पे वोट मांगना चाहिए, ना कि डरा के। अच्छा, आप काफ़ी तजुर्बाकार हैं, आपने यहाँ की ज़मीन को खूब अच्छे से समझा है, कई बार आपने चुनाव लड़ा और लड़ाया है। जिस तरीके से 3 उम्मीदवार हैं, एमआईएम के हों या अरीबा खान हो या अमानतुल्लाह खान हो, कहीं ऐसा ना हो कि तीनों में वोट बढ़ जाए और बीजेपी जीत जाए, ऐसा कुछ लग रहा है? सवाल ही नहीं, आप सोचिए। मेरे मुझे आप बात में ये जो मैं आज रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं मुझे सुनवाइएगा। मैं आपको देखिए, ये सब लोग हवाई नेता हैं और हवाई बात करते हैं। अमानतुल्लाह ये पहला इलेक्शन लड़ रहा है, 2 इलेक्शन तो वो घर के लेट के जीत गया, उसका कोई कंट्रीब्यूशन कोई था। एक वेव चली जैसे मोदी की वेव चली, अंधे लूड़े लगड़े सब एमपी बन गए। इसी तरह से केजरीवाल की चली। अमानतुल्लाह को पहली बार नानी याद आ रही है, ये इसे इलेक्शन कहते हैं, इसे इलेक्शन कहते हैं। 2 बार तो इलेक्शन उनको लड़े ही नहीं है, लोगों ने खुद चल के उनको वोट दिया था, डेवलपमेंट के नाम पे फिर भी नहीं दिया था। लेकिन कांग्रेस की कहीं प्रेजेंस नजर नहीं आ रही थी, तो उन्होंने अपनी मजबूरी समझ के बिना मांगे भी वोट दे दिया था। मैं आपको आंकड़े बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी की जो 2-3 बार जो वेव चली, आंधी तूफान चला पार्लियामेंट के लिए, उसमें भी उनका कैंडिडेट कभी भी 60,000 वोटों को क्रॉस नहीं किया नरेंद्र मोदी की वेव में। तभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे भी उनसे जीतती रही पार्लियामेंट, इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3,80,000 वोट है। और शायद ब्रह्म सिंह जो बीजेपी से लड़ते थे एमएलए का, उनको मिल जाता तो वो हो सकता है कि 55 और 60 तक पहुंचते। लेकिन मनीष हमारी निगाह में कमजोर कैंडिडेट है और वो 45 से 50,000 वोटों पर सिमट जाएगा। और पार्लियामेंट में भी जो 60,000 वोट मिले थे, उसके खिलाफ 1.5 लाख वोट पड़ा था बीजेपी के खिलाफ। आप आंकड़े निकालिएगा। और इस बार जब अगर मनीष 50,000 पे रुक जाता है, मैक्सिमम 50,000 पे रुक जाएगा, तो बीजेपी के खिलाफ जो वोटिंग होगी वो 1,60,000 से लेके 1,70,000 होनी है। मनीष कहीं स्टैंड ही नहीं करता, इलेक्शन भी यहाँ 2 में रहेगा। आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा, मनीष तीसरे नंबर पे है। लेकिन शुरू में देखा ये जा रहा था कि अमानतुल्लाह खान आपका ज़िक्र नहीं करते थे, सिर्फ़ शफ़ाउर रहमान पर हमला कर रहे थे। लेकिन इस वक़्त क्या लग रहा है, कुछ तस्वीरें और हवाएँ बदली नज़र आ रही है? देखिए, हमेशा जो है ये एक पॉलिटिकल स्टंट माना जाता है कि जिससे असल लड़ाई होती है उससे वो शो ही नहीं कर पाता है ना? वो हमेशा दाएँ-बाएँ भाग के उसको नेगलेक्ट करने की कोशिश करता है। ये एक एक जनरल पॉलिटिकल लोगों का वो है। तो इसलिए मैं उस पे तो नहीं जाना चाहता। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, शफ़ाउर रहमान की बात है, जहाँ तक शफ़ाउर रहमान की पर्सनल बात है, इसमें कोई शक नहीं, वो शरीफ लड़का है ना? उसके साथ ज़्यादती हुई है, ज़ुल्म हुआ है, कहीं भी उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और उस पे यूएपीए लगा दिया। लेकिन उसकी फैमिली के साथ भी हमारी हमदर्दी है। हम उनकी फैमिली के साथ कॉन्टैक्ट में भी थे। ऐसा नहीं है कि हमने कभी उनको पूछा नहीं है। इस बीच में जब वो अंदर थे, हम उनकी फैमिली से हमारी मिलना-जुलना रहा है। वो एक बेहतरीन लड़का है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब उसे हथियार के तौर पे, पॉलिटिकल हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। है ना? आप ओवैसी साहब से, मेरा ये कहना है कि जिस तरह से हिंदुओं में आरएसएस है, इसी तरह मुसलमानों में की आरएसएस जो है, वो ओवैसी साहब हैं। जो काम हिंदुओं में नरेंद्र मोदी करते हैं, वो आरएसएस करती है, वही काम ओवैसी साहब मुसलमानों में करते हैं। लेकिन ये जामिया नगर का जो हलका है, ये पढ़े-लिखे मुसलमानों का हलका है। यहाँ वो आरएसएस गिरी ना उस आरएसएस जो ओरिजिनल आरएसएस गिरी चलाते हैं, ना उनकी चलेगी, ना ओवैसी साहब की चलेगी। उसका एग्जाम्पल ये है कि जब अरीबा यहाँ से काउंसलर का इलेक्शन लड़ रही थी, तो ओवैसी साहब 2 बार अरीबा के खिलाफ यहाँ कैंपेन करने, पब्लिक मीटिंग करने आए थे, एक छोटे से वार्ड में, और उनका कैंडिडेट तीसरी-चौथी पोजीशन पे रहा। तो अभी भी मेरा ये कहना कि बच्चे तो बहुत बंद हैं।
उमर खालिद भी ओखला के हैं, शर्जिल इमाम भी ओखला में रहते थे, वो मीरान हैदर हैं, एक दो लड़कियां भी हैं जिनका ओखले से ताल्लुक है। कभी ओवैसी साहब ने उनकी बात क्यों नहीं की? वो बैरिस्टर है ना, उन्हें तो देखिए मेरा कहना है कि शफाउर रहमान को लीगल मदद करने की जरूरत है। एक प्रोसेस है, वो प्री जुडिस है, अंडर ट्रायल है। जो एजेंसीज थी जिन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लिया, उन्होंने चार्जशीट कोर्ट में जमा कर दी। अगर आपको उन्हें बाहर लेकर आना है तो ये सॉल्यूशन नहीं है कि वो एमएलए बने या एमपी बने जब बाहर आएंगे। सॉल्यूशन ये है कि उस लीगल प्रोसेस को आप फॉलो करके उसको बाहर निकालें, है ना? आप अच्छे वकील खड़े करें, आप वहां पर अच्छी अच्छी बहस हो, आप उस उन जो चार्जेस लगे हैं उनको उनके आप स्टडी होनी चाहिए अच्छे वकीलों की। तभी देखिए एक एग्जाम्पल है मुख्तार अंसारी साहब का, वो जेल में रहते हुए 2 बार जीते। जो 18-20 साल जेल में रहे, बाहर नहीं आ पाए, 2 बार एमएलए बने और दोनों बार 10 साल का टेन्योर जेल में गुजर गया उनका, और जेल में ही वो, मैं तो शहीद ही मानूंगा उनको, है ना? लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भाई उनकी डेथ जेल में ही हो गई। तो लड़ा के जिता के भी इसका मतलब ये नहीं है कि, और मैं ओवैसी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि दंगा पीड़ित ही क्यों ढूंढते फिरते हैं? आप दिल्ली में लड़ाइए, पॉलिटिकल पार्टी आपकी है, तो 70 नहीं लड़ाएं तो आप 40 लड़ाएं, 30 लड़ाएं, 20 लड़ाएं। आपको ये दंगा पीड़ित 2 ही क्यों मिले? आप सीलमपुर गए, वहां पे भी आपने दंगा पीड़ित को तलाश करा, शाहरुख खान को, उसकी फैमिली तैयार नहीं हुई। तो ये आप बैरिस्टर हैं, आपका काम था कि ये बच्चे जो जेलों में पड़े हैं बेगुनाह, आप उनको अच्छी लीगल दे दे। कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस चाहे शफाउर रहमान आज हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम उनकी बुराई कर रहे हैं। अगर लीगल एड फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है तो कांग्रेस पार्टी दे रही है। सलमान खुर्शीद साहब उनके वकील हैं, उमर खालिद के वकील फ्री ऑफ कॉस्ट कपिल सिब्बल हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी इन बच्चों को अब फ्री ऑफ कॉस्ट मदद कर रही है। और जब दंगे हुए थे तब ओवैसी साहब कहाँ थे? सीएनआरसी का प्रोटेस्ट था, ओवैसी साहब कहाँ थे? मुंहजोरी करने का मतलब ये नहीं है कि आप कौम के हमदर्द बन गए। प्रैक्टिकल लाइफ में आप मुसलमानों को कुछ करना चाहते हैं तो पॉजिटिव करिए, ना कि नेगेटिविटी फैलाएं। आप उन हिंदू भाइयों, आप ऐसी बात करें जिससे आपस में हिंदू और मुसलमानों में खटास पैदा करते हैं आप लोग, है ना? आपको वो बातें करनी चाहिए जो राहुल जी कह रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। ओवैसी का पैदल मार्च हुआ था, उसके बाद काफ़ी भीड़ थी उनके मार्च में, लेकिन उसके बाद जो हमने कई लोगों को पकड़ के वहाँ बात किया, तो कई लोग ये कह रहे थे हम तो ओवैसी साहब को देखने आए हैं, वोट तो देंगे। अरीबा खान को, यानी आसिफ खान जब विधायक थे तो काफ़ी उन्होंने हमारा काम किया है। इसको लेकर आप कितने मुतमईन हैं कि यहाँ की जनता जो हो आपका सपोर्ट करे? 100% जो आपने कहा, मैं ये इस बात पे आता। वो ओवैसी साहब एक चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया में, पार्लियामेंट में, तो लोग सुनने को, देखना एक अलग बात होती है। शफाउर रहमान के, देखिए मैं आपको एक ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि शफाउर रहमान की जो कैंपेन चल रही है, वो जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के और बॉयज हैं जो दिल्ली छोड़ के जा चुके हैं, 3-4 स्टेट के तकरीबन 500 लड़का आया हुआ है ना? उनका वोट यहाँ नहीं है, लेकिन वो आपको वहाँ भीड़ नज़र आ सकती है, लेकिन आप उनकी अगर आईडी देखेंगे, उनका आधार कार्ड देखेंगे, तो वो लड़के जो एमआईएम की मुहिम चला रहे हैं, एक तो पूरे हिंदुस्तान का एमआईएम का कैडर आया हुआ है इन 2 सीटों पे, और यहाँ पर जो, क्योंकि शफाउर रहमान ऑड बॉयज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो पूरा ऑड बॉयज आया हुआ है उनके लिए। लेकिन अगर आप ओरिजिनल पब्लिक देखना चाहते हैं, तो वो अरीबा के साथ है, चाहे 10 हैं, चाहे 20 हैं, चाहे 50 हैं। हम ना कहीं से ढो के लाते हैं, ना कहीं ढो के पहुँचाते हैं। जहाँ पर भी अरीबा के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अभी तक बेहतरीन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, शफाउर रहमान को लोगों के दिलों में हमदर्दी 100% है, हमारे भी है। हमारे खिलाफ वो लड़ रहे हैं, हाँ, हमारे दिल में भी हमदर्दी है। नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए उनके साथ, ज़ुल्म हुआ है 5 साल से जेल में। लेकिन वो हमदर्दी वोट में कन्वर्ट नहीं होगी, मेरी बात आप याद रखिएगा। तो क्योंकि शफाउर रहमान को अभी उस लेवल पे लोग नहीं मान रहे कि ये हमारी रिप्रेजेंटेशन करे। अरीबा 2 साल से काउंसलर हैं, मुझे लोगों ने बरता है, मुझे तो 30 साल बरता है लोगों ने, है ना?
और 2 अच्छा साल आसिफ भाई, से यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं सड़क का और पानी का, जो सबसे ज्यादा यहाँ समस्याएं हैं, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या इसके लिए आप सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं है। नंबर 1 पे अगर रखें तो यहाँ सीवेज सिस्टम है। ये लो लाइन एरिया है, जमुना की जो पानी बह रहा है उससे उससे नीचा है ये एरिया, है ना? तो यहाँ सीपेज भी है अंदर से। तो यहाँ ज़रा बारिश हो जाती है, पूरा एरिया डूब जाता है, घरों में भर जाता है। आज भी आप गलियों में जाएँगे तो सीवेज की निकासी बाहर को ना के बराबर है। और इतने अच्छे-अच्छे मकानात बन रहे हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर में वो बैक मारते हैं, उनके ड्राइंग रूमों में, बेडरूमों में सख्त परेशानी नंबर 1। नंबर 2 पानी का पीने का पानी है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो पॉल्यूटेड है ना? तो यहाँ 80% लोग पानी मार्केट से खरीद के पीते हैं, इसमें कोई शक और शुबा की बात नहीं है। रोज़मर्रा जो इस्तेमाल होता है बर्तन धोने, कपड़े धोने, इन सब के लिए ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करते हैं और पीने का मार्केट से 80% लोग इस हलके के पानी की सप्लाई ही नहीं है। मतलब आप ये कहें कि आता नहीं है। अभी आप अगर केजरीवाल को सुने तो वो ये कह रहा है कि ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने 98% दिल्ली को पीने का साफ पानी दिया है। तो यहाँ जनता बैठी है, आप पूछिएगा। मैं ये बात कह रहा हूँ कि या तो केजरीवाल बहुत बड़े झूठे हैं, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, इतने बड़े झूठे हैं, या अगर वो सच बोल रहे हैं तो ओखला को उन्होंने 2% में क्यों रखा है भाई? 2% में क्यों रखा है? ओखला की जनता के बीच में आइए, आप पूछिए कि क्या पीने का पानी आपको आता है? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 99% पब्लिक कहेगी कि हमारे तो एक बूंद भी पानी है ही नहीं, आया ही नहीं कभी भी। ये नहीं कि पानी कम हो गया, है ना? मुश्किल से 8-10% में हो सकता है, कभी रात को दो जो पुरानी लाइनें बिछी हुई हैं उसमें सीवेज मिक्स होके आता है। तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि 1% भी नहीं है। तीसरा मुद्दा सबसे बड़ा, यहाँ जो है वो सड़कें खुदी पड़ी हैं। 2-2 3-3 साल से सड़कें खुदी पड़ी हैं और इन्होंने क्यों खोदी थी ये हमें नहीं पता। चौथा मुद्दा है ट्रैफिक का सिस्टम सुधारने का, है ना? और चौथा मुद्दे में अब कोई यहाँ कोई नया स्कूल नहीं बना है। आप डेंटिंग पेंटिंग कर दें एक अलग बात है। लेकिन ये कह रहे थे ना कि हम पहली टेन्योर में इन्होंने 500 स्कूलों की बात करी थी। एक स्कूल भी नया नहीं बना, जो पुराने उसमें हो सकता है 1-2 कमरे बढ़ा दियो, 4 कमरे बढ़ा दियो, इतना हो सकता है ना? तो वो एजुकेशन पे भी हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। शीला जी जाते-जाते क्योंकि चीफ मिनिस्टर जल बोर्ड की चेयरमैन होती हैं, मैं जल बोर्ड का मेंबर था और इसलिए सीवेज के लिए शीला जी ने, संदीप जी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो शीला जी ने 450 करोड़ रुपया जामिया नगर के सीवेज को सुधारने के लिए दिया था। उसका टेंडर हुआ था, L&T ने उस कॉन्ट्रैक्ट को लिया था और शीला जी उद्घाटन भी गफ्फार मंजिल में करके गई थी।